Hello students and welcome back to the channel once again. In today's video we are going to continue the chapter human reproduction with lecture number 2 in which we will discuss about male reproductive system. जो भी students NEET एम्स जिपमर 2020 एंड 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें बिकॉज जैसा कि आप सभी जानते हैं मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में 90% क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से आते हैं और 10% क्वेश्चन जो हैं वो बाहर से आपको नॉलेज गेन करनी पड़ती है, बाहर की कुछ रेफरेंस बुक से पढ़ना पड़ता है। तो वो सारी हेडेक अब आपकी नहीं रहने वाली है। इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे मैं आपके लिए लेकर के आऊंगी एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, पूरी एनसीईआरटी आपको समझाऊंगी। उसके साथ साथ जहां पर भी मुझे लगता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और ये एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, उसके लिए मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर के आई हूँ डिटेल्ड नोट्स। तो आप लोगों का 100% सिलेबस कंप्लीट होगा और आप लोग मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो अगर आप लोग थ्रू आउट द ईयर मेरे साथ इसी तरीके से बने रहोगे और इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आई होप आप सभी ने सब्सक्राइब कर दिया है। सो गाइज यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल हूँ। वहां पर भी मैं आपके लिए कुछ ऐसी वीडियोस लेकर के आती हूँ, एक्सक्लूसिव वीडियोस जो मैंने YouTube पर नहीं अपलोड की हैं। तो अगर आपको वो वीडियोस भी देखनी है, वहां से भी प्रिपरेशन करनी है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं, आपको वहां पर मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक मिल जाएगी। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज यहाँ पर आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्या मतलब है इनका, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस, यानी कि इसके अंदर एक पेयर ऑफ टेस्टिस होता है विच मीन्स कि जो टेस्टिस हैं उनका नंबर 2 होगा। ठीक है, 2 टेस्टिस होंगे अगर उसको हम बोलें तो इट इज 1 पेयर ऑफ टेस्टिस। उसके बाद अ नंबर ऑफ एक्सेसरी डक्ट, कुछ एक्सेसरी डक्ट्स भी होती हैं। ये डक्ट क्या होती हैं हम इनको आगे पढ़ते हैं। उसके बाद कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं एंड लास्ट में होती है एक्सटर्नल जेनिटिलिया। अब देखते हैं ये तीनों चीजें होती क्या हैं। एक्सेसरी डक्ट्स के अंदर आते हैं रेटेटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंशिया, इजैक्यूलेटरी डक्ट एंड द यूरेथ्रा। एक एक चीज बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, कौन सी चीज किससे जाके कनेक्ट हो रही है वो भी पढ़ेंगे। ऐसा आपको आज पढ़ाएंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कि आप लोग पूरी लाइफ टाइम जब आप एमबीबीएस, देखो पूरी इतनी मेहनत हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा सिलेक्शन एमबीबीएस के लिए हो, राइट। तो जब आप एमबीबीएस में जाकर के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ोगे तब भी आप मुझे याद करोगे। इतने अच्छे से आज आपको हम ये पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाने वाले हैं, यही मेरी कोशिश रहेगी। और आप भी प्लीज इसमें कोऑपरेट जरूर कीजिएगा। जो भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर है, जो भी नोट्स मैं आपको दे रही हूँ, प्लीज उसको नोट डाउन जरूर करिएगा। उसके बाद आते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स के ऊपर। नाउ ये एक्सेसरी ग्लैंड्स में क्या क्या आते हैं, यहां पर आते हैं 3 ग्लैंड। पहला है सेमाइनल वेसिकल, दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द थर्ड वन इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये 3 ग्लैंड होते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका मतलब है काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, ये इसका एक और नाम है, इस नाम से भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया में क्या क्या आते हैं, स्क्रोटम और पेनिस, जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर की तरफ होते हैं। हम कह सकते हैं कि ये सारी एक्सेसरी डक्ट और एक्सेसरी ग्लैंड अंदर इंटीरियर पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो पेनिस है और स्क्रोटम है ये बॉडी से बाहर की ओर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ओनली टेस्टिस, सिर्फ टेस्टिस ही हैं जिनको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। क्यों, या फिर इन्हें गोनैड्स कहते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का एक और नाम होता है जिसको हम गोनैड्स कहते हैं, और गोनैड का मतलब होता है जो गैमीट्स को बनाए। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गैमीट्स को कौन बनाता है, टेस्टिस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ये हम आगे पढ़ते हैं। सो गाइस यहाँ पर लिखा हुआ है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 3.1। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। एक बात बिल्कुल क्लियर है, मेल हो या फीमेल हो, दोनों में ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो पेल्विस वाले रीजन में मिलता है। मतलब जो हिप वाला रीजन होता है ना, वहां पर आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये बताना चाहूंगी आपको कि मेल और फीमेल इन दोनों के पेल्विस में क्या फर्क होता है। मेल और फीमेल के जो पेल्विस हैं उनमें फर्क गाइस ये होता है कि जो मेल वाला पेल्विस है, मेल पेल्विस, इट इज जनरली नैरो। ये कैसा होता है, थोड़ा पतला होता है, नैरो होता है। जबकि जो फीमेल का पेल्विस है, जो फीमेल का पेल्विस होगा, इट इज जनरली ब्रॉड।
वो कैसा होगा, थोड़ा चौड़ा होगा, इट इज ब्रॉड। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो फीमेल को बच्चे को जन्म देना पड़ता है, ठीक है, तो बर्थ कैनाल बनानी पड़ती है, बेबी थ्रू बर्थ कैनाल ही पास होता है, इसलिए फीमेल में पेल्विस का जो साइज है एज कंपेयर टू मेल वो बड़ा होता है। क्लियर? सो हम कह सकते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ मिलता है, हमें पेल्विस रीजन में देखने को मिलता है। जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें शामिल होता है क्या, इट इज वन पेयर ऑफ टेस्टिस, एक टेस्टिस का पेयर, जिसके साथ साथ और क्या क्या होता है, कुछ एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स जिसे हम कहते हैं, और एक्सटर्नल जेनिटिलिया। अब हम ऑलरेडी नोट्स में पढ़ चुके हैं कि एक्सेसरी डक्ट में क्या क्या आती है, रेटिटेस्टिस वगैरह, ग्लैंड्स में क्या क्या आते हैं, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, और एक्सटर्नल जेनिटिलिया में क्या क्या आते हैं, स्क्रोटम और पेनिस। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद चलिए आगे चलते हैं, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। हमने आपको ये कहा है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक टेस्टिस होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस, नॉट एक टेस्टिस, एक पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, जिसके साथ में कुछ एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, और एक्सटर्नल जेनिटिलिया होते हैं। और एक्सटर्नल जेनिटिलिया क्या है यहाँ पर, स्क्रोटम एंड पेनिस। ओके, चलिए एक बार इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद चीजों को आगे पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर बनी हुई है एक्सटर्नल जेनिटिलिया, और वो एक्सटर्नल जेनिटिलिया क्या है, जिसके अंदर क्या क्या आता है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया के अंदर आता है ये फोरस्किन एंड ग्लैंड्स पेनिस। ये जो फोरस्किन है और ग्लैंड्स पेनिस है ये आएगा, ये पेनिस का हिस्सा है, इसमें एक यूरेथ्रा जा रहा है, ये देखिए आप, ये एक यूरेथ्रा यहाँ से पास ऑन होता हुआ जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, ये वाला एरिया जो है इट इज पेनिस। क्लियर? पेनिस के अंदर ही यूरेथ्रा पास ऑन होता हुआ जा रहा है, और वो आगे जाकर देयर इज अ प्रोस्टेट ग्लैंड। पेनिस के ऊपर क्या है, आप देखिए यहाँ पर क्या है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड है, और इस प्रोस्टेट ग्लैंड ने, ये हम आगे भी पढ़ेंगे, ये अगर यूरेथ्रा है तो इस प्रोस्टेट ग्लैंड ने यूरेथ्रा को इस तरीके से पूरा जकड़ा हुआ है। अगर ये आपका पेन है, आप समझ लीजिए एक पेन है, और इसको आप अपने हाथ से इस तरीके से पकड़ते हो तो वो पूरा पेन आपकी मुट्ठी में आ जाता है। उसी तरीके से यूरेथ्रा एक पाइप के समान होता है, जिसके चारों तरफ से प्रोस्टेट ग्लैंड ने उसको जकड़ रखा होता है, ठीक है, कवर किया होता है। कुछ इस तरीके से डायग्राम में दिखाया हुआ है। उसके बाद क्या है, आपको क्या देखने को मिल रहा है, वास्ट डिफरेंस, देन यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पर सेमाइनल वेसिकल है, ओके। उसके बाद देयर इज इजैक्यूलेटरी डक्ट, क्या है, एक इजैक्यूलेटरी डक्ट है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ओके। उसके बाद यहाँ पर टेस्टिस जिस स्ट्रक्चर या जिस थैली के अंदर प्रेजेंट है उन्हें कहते हैं स्क्रोटम। ये देखिए, ये है टेस्टिस। क्लियर? इस टेस्टिस को अगर हम देखें तो ये एक थैले के अंदर प्रेजेंट है, और इस थैले को हमने बोला है स्क्रोटम। इस थैले को हमने क्या बोला है, इसको बोला है स्क्रोटम। और उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। मुझे पता है सब कुछ आपके सर के ऊपर से गया है अभी, लेकिन आपको सिर्फ ये डायग्राम यहाँ पर दिखाने का मेरा मेन मोटिव ये था कि आपको थोड़ी लोकेशन याद हो जाए, ठीक है। थोड़ी सी लोकेशन जब आपको याद हो जाएगी तो आप लोगों को चीजों को समझने में आसानी होगी, ओके। सो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक तरीके से हम इसको रब कर देते हैं और वापस से आपको समझाते हैं कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। टेस्टिस के अलावा अगर आप यहाँ पर देखें, टेस्टिस जो है जिस थैले के अंदर है उसे कहा है स्क्रोटम, ओके। उसके अलावा यहाँ पर आप अगर देख सकते हैं तो टेस्टिस के अलावा यहाँ पर कुछ एक्सेसरी डक्ट्स हमें दिखाई पड़ रही हैं। वो क्या है, वो है यहाँ पर वास्ट डिफरेंस, ओके, जो कि टेस्टिकल्स से मिलकर क्या कर रही है, टेस्टिकल्स से निकलकर, आप देखिए वास्ट डिफरेंस यहाँ से टेस्टिस से निकली है ना, टेस्टिस से निकल के कहाँ जा रही है, टेस्टिकल से निकलकर वो एब्डोमेन में एंटर हो रही है, और उसने यूरिनरी ब्लैडर के आसपास पूरा राउंड लगाया है। ये देखिए यूरिनरी ब्लैडर ये रहा, इसके आसपास पूरा एक राउंड लगाया है, और जाकर वो उसने क्या किया, राउंड लगाने के बाद इट फ्यूजेज विद द सेमाइनल वेसिकल। किससे फ्यूज हो गई, सेमाइनल वेसिकल से। ये सेमाइनल वेसिकल है, इसके साथ ये फ्यूज हो गई है। क्लियर? एक बार कलर चेंज कर लेते हैं, आई होप आप लोगों को नहीं दिख रहा है इसलिए कलर को चेंज करते हैं। ये किससे जाके मैच हो गई है, सेमाइनल वेसिकल से जाके मैच हो गई है, उसके साथ फ्यूज कर दिया है। उसके बाद क्या होगा, देन ये इजैक्यूलेटरी डक्ट बन जाएगा। अब समझ में आया इजैक्यूलेटरी डक्ट कैसे बना, यहाँ से टेस्टिस से जो आपकी वास्ट डिफरेंस है वो निकलती हुई यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर का चक्कर लगाती हुई किससे जाकर के जुड़ गई, सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड से, ओके। और दोनों ने जुड़ के क्या बनाया, इजैक्यूलेटरी डक्ट, एक सिंगल डक्ट बनाया जिसको बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट।
क्लियर है। उसके बाद फाइनली आगे जाके यूरेथ्रा से ये इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो जुड़ जाता है। आप देख सकते हैं कि ये इजैकुलेटरी डक्ट किससे जुड़ा है, इस यूरेथ्रा से जुड़ा हुआ है यहाँ पर। एंड देन क्या होगा, देन बाहर जाके ये ओपन हो जाएगा, यहां से जाकर के ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि टेस्टिस जिस थैली में दिखाई पड़ रहा है उसे हम स्क्रोटम कहते हैं। कुछ ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं जैसे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, समाइनल वेसिकल ग्लैंड। तो ये डायग्राम आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और चीजें आपको सही से समझ आनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं ये दूसरा वाला डायग्राम जो है अगर इसे थोड़ा सा आपको समझाऊं तो इसके अंदर क्या किया गया है, उसी डायग्राम को थोड़ा सामने से दिखाया गया है आपको। ठीक है, पहले क्या था, पहले सिर्फ एक साइड का व्यू था। अगर यहाँ पर एक टेस्टिस है तो जाहिर सी बात है इसके अपोजिट साइड में भी एक दूसरा टेस्टिस होगा। अब ये क्या किया गया है, इसको सामने से दिखाया गया है। अगर एक टेस्टिस यहाँ है तो दूसरा टेस्टिस इसके अपोजिट साइड पे है। तो टेस्टिस के पार्ट को यहाँ पर थोड़ा ओपन करके समझाया गया है जिससे हमें डिटेल में यहाँ पर चीजें दिखाई पड़े। हमें इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है, हमें इसमें सबसे पहले देखते हैं यूरिनरी ब्लैडर देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर दिखाई पड़ रही है और उसके बाद क्या है, यूरेटर को जिसने किडनी से आया हुआ है, यहां से यूरिनरी ब्लैडर और ये है आपका यूरेटर। ये क्या है, यूरेटर जो कहां से आया हुआ है, ये आया है किडनी से। किससे आया है, किडनी से। उसके बाद टेस्टिस में कई सारे क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ये सब क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्या होते हैं, लेकिन अभी डायग्राम समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रही हैं, ये क्या होते हैं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर लोब्यूल्स जो हैं वो थ्रू डक्ट, ये देखिए ये सारे क्या हैं, ये सारे लोब्यूल्स हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है, ये सब थ्रू डक्ट आपको कहां जाते हुए नजर आ रहे हैं, एक नेटवर्क से। ये क्या है, ये एक नेटवर्क है। ये क्या है, ये सारे डक्ट आप देखिए सारे अंदर की तरफ इस तरीके से अंदर की तरफ मिल रहे हैं और एक डक्ट से मिल रहे हैं, एक नेटवर्क से मिल रहे हैं, एक जाल से मिल रहे हैं। और इस जाल को हम क्या कहते हैं, इस नेटवर्क को हम कहते हैं रेटेटेस्टिस। क्लियर है। अब रेटेटेस्टिस ने कहा कि इसके आगे क्या करें हम, इसके आगे जब स्पर्म जो बन चुके हैं, स्पर्म को रेटेटेस्टिस में भेज दिया गया। अब ये रेटेटेस्टिस कहां लेकर के जाएगी स्पर्म को, ये जो है देन वास डिफरेंस में ओपन होंगे। किस में ओपन होंगे, वास डिफरेंस वास इफ्रेंशिया में ओपन होंगे। ये देखिए वास इफ्रेंशिया है, देन क्या है, देन आपको एपिडाइडमिस देखने को मिल रहा है, देन उसके बाद वास डिफरेंस देखने को मिल रहा है। सब यहाँ पर लेबलिंग में आने वाले हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं, जितनी भी लेबलिंग है, सब आपको आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में एज लेबलिंग आने वाले हैं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको अच्छे से याद कर लो। क्लियर है मेरी बात बिल्कुल। उसके बाद फिर यहाँ पर हमें, अगर हम ये वाली साइड हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम आते हैं इस वाली साइड पे। इस वाली साइड में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, समाइनल वेसिकल देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद हमें प्रोस्टेट ग्लैंड देखने को मिल रहा है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड देखने को मिल रहा है। देन यहाँ पर क्या है, देन यहाँ पर यूरेथ्रा है, देन पेनिस है। पेनिस का अगला हिस्सा है जो कि स्वोलन है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये पेनिस है, ये जो है ना ये हिस्सा ये स्वोलन है। यहाँ पर इस हिस्से को बोलते हैं ग्लैंड्स पेनिस, जो फूला हुआ हिस्सा होता है उसे कहते हैं ग्लैंड्स पेनिस। अब ये ग्लैंड्स पेनिस कैसे बनता है, ये सब चीजें क्या हैं, ये हम आगे देखते हैं। डायग्राम दोनों समझ में आ गए, चलो शुरू करें। अब यहाँ से एनसीईआरटी शुरू करते हैं। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द अब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। टेस्टिस जिस पाउच के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बॉडी से बाहर प्रोजेक्टेड एक पाउच होता है, उसमें हमें टेस्टिस देखने को मिलते हैं। उस पाउच को हम कहते हैं स्क्रोटम। क्या कहते हैं, स्क्रोटम एक थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। स्क्रोटम क्या है, स्क्रोटम देखो SCROTUM, ये आपका स्क्रोटम है, स्पेलिंग सही है ना, ठीक है। इसके अंदर स्क्रोटम जो है ये कैसा वर्ड है, इट इज अ लैटिन वर्ड। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है कि लेदर्ड पाउच, लेदर का एक पाउच। तो टेस्टिस जो है, टेस्टिस भी एक लैटिन का वर्ड है जिसका मतलब है विटनेस। जिसका मतलब क्या है, विटनेस, जिससे आप मेल और फीमेल को अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाते हैं, मतलब फर्टिलिटी का इंडिकेटिव होता है। सो स्क्रोटम जो है वो अब्डोमिनल कैविटी से बाहर की ओर प्रेजेंट होता है। क्लियर है। अब ये बाहर की ओर क्यों प्रेजेंट है, बाहर की ओर क्यों प्रेजेंट है, साफ सीधी सी बात है कि अगर ये बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है तो इसका नाम जो है, इसका काम जो है, इसको स्पेशली बॉडी के बाहर, इसका जो काम है इसको स्पेशली बॉडी के बाहर
क्यों रखा गया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बॉडी टेम्परेचर से कम 2 डिग्री से 3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है। द स्क्रॉटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस अराउंड 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको कहा कि अगर स्पर्म का फॉर्मेशन करना है तो बॉडी के अंदर जितना टेम्परेचर है उससे 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होगा। ओके, तो अगर बॉडी के टेम्परेचर पे हम स्पर्म का प्रोडक्शन करेंगे तो वो ठीक से नहीं हो पाएगा। सो क्या किया जाता है, जो स्पर्माटोजेनेसिस है इस सब को हटा देते हैं, इसका और काम ये सब हटा देते हैं, ये सब चीजें हम समझ चुके हैं। तो साफ सीधी सी बात है, जो स्पर्माटोजेनेसिस को करने के लिए टेम्परेचर को थोड़ा सा कम रखते हैं वो कौन होते हैं, वो स्क्रोटम होता है। और ये कितना टेम्परेचर कम करते हैं, ये अराउंड 2 से 2.5 डिग्री जो टेम्परेचर है उसे कम करके रखा जाता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम होता है ताकि स्पर्म का प्रोडक्शन ठीक तरीके से हो पाए। ठीक है, और इस लो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एक लेदर पाउच बॉडी से बाहर की तरफ हैंग होता है, उसमें टेस्टिकल्स होते हैं और उस पर्टिकुलर लेदर के पाउच को हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। क्या स्क्रोटम आपको अच्छे से समझ में आ गया ना। अब देखो, स्क्रोटम एक ही है। स्क्रोटम क्या है, स्क्रोटम तो एक ही है, स्क्रोटम दो नहीं होते, भले ही टेस्टिस दो होते हैं, स्क्रोटम दो नहीं होते। ठीक है, ये स्क्रोटम है, इसके अंदर प्रेजेंट होगा, वेट अ सेकेंड, इसके अंदर आपको मिलेंगे टेस्टिस। ये क्या है, ये एक टेस्टिस है और एक ये दूसरा टेस्टिस है, और ये टेस्टिस यहाँ पर ऊपर ये डक्ट्स होती हैं जिससे जाकर के ये कनेक्टेड होते हैं। क्लियर, तो स्क्रोटम तो एक ही है लेकिन टेस्टिस दो प्रेजेंट होते हैं। जनरली स्क्रोटम में जो लेफ्ट वाला टेस्टिस होता है वो स्पर्मेटेड कॉर्ड का साइज थोड़ा बड़ा हुआ होता है, उसमें थोड़ा बड़ा साइज होता है, इसलिए मेल्स में स्क्रोटम का एक हिस्सा थोड़ा नीचे की तरफ होता है और दूसरा वाला हिस्सा थोड़ा ऊपर की तरफ होता है। तो कभी भी आपको जो स्क्रोटम है वो ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि ये स्क्रोटम हो गया, इसके अंदर ये एक टेस्टिस दो टेस्टिस, नहीं, आपको स्क्रोटम कैसा देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से, एक हिस्सा थोड़ा ज्यादा नीचे की तरफ और एक हिस्सा थोड़ा ऊपर की तरफ। ऐसा क्यों है, बिकॉज स्पर्मेटिक कॉर्ड है उसका साइज थोड़ा बड़ा है तो ये ज्यादा नीचे चले जाते हैं, इसका स्पर्मेटिक कॉर्ड का साइज थोड़ा छोटा है तो ये थोड़ा ऊपर रह जाते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा ऐसा लेवल देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्रोटम के दोनों हिस्से एक लेवल पे कभी भी एक बराबर पे नहीं होते हैं। अब जो स्क्रोटम है उसके अंदर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर कि स्क्रोटम के अंदर आपको एक मसल देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं डार्टस मसल। लिख लेते हैं यहाँ पर, जिसे हम क्या कहते हैं, डार्टस मसल। क्लियर है, इसका काम क्या होता है, इसका काम ये है कि स्क्रोटम को जो बॉडी टेम्परेचर कम रखना है, कितना रखना है, बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखना है। इसको करने में, इस टेम्परेचर को मेंटेन करने में डार्टस मसल काफी ज्यादा हेल्प करती है। वो कैसे करती है, देखो, जब गर्मी होगी, जब गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि समर सीजन है, हीट ज्यादा है, तो उस समय डार्टस मसल जो है वो रिलैक्स हो जाती है और स्क्रोटम को जो है एक लूज बैग के समान बना देती है, ताकि जो टेस्टिकल्स हैं वो थोड़ा सा नीचे की ओर लटक जाएं और उनका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रह सके। लेकिन जब ठंड ज्यादा हो जाती है, जब ज्यादा ठंड हो जाएगी तो क्या होगा, ठंड से बचाने के लिए, उसी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो स्क्रोटम है उसका साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं ये डार्टस मसल, ताकि वो जो बॉडी की तरफ जो कांटेक्ट है स्क्रोटम का वो बढ़ सके और बॉडी की हीट उसको थोड़ी मिल सके। तो इसलिए क्या है, डार्टस मसल का इस कॉन्ट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप प्लीज लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, डार्टस मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द टेम्परेचर। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। क्लियर है मेरी बात, बिल्कुल ठीक है। सो
अब देखो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स ये दोनों होना होता है स्क्रोटम को, तो वो किसकी मदद से होता है? डार्टस मसल की वजह से होता है। क्लियर है? उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें काफी सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं। एक सेकंड, कहाँ से दिखाई पड़ रही हैं जब ओपन ही नहीं किया है। ठीक है, तो ये चीज हो चुकी है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, जो कि स्पर्माटोजेनेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज स्पर्माटोजेनेसिस? What is spermatogenesis? Spermatogenesis का मतलब होता है it means the formation of sperm. The process of formation of sperm is known as spermatogenesis. अब जो आपके जो एडल्ट हैं, एडल्ट मेल हैं, उनके अंदर हर एक टेस्टिस कैसा होता है? ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। कभी भी टेस्टिस आपको ऐसे नहीं देखने को मिलेंगे, वो हमेशा कैसे होते हैं? ओवल होते हैं शेप में। ओके, इनकी जो लेंथ है वो अराउंड 4 से 5 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, और विड्थ याद रखिएगा, लेंथ जो है वो 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, और जो विड्थ है, एक सेकेंड, जो विड्थ है वो अराउंड कितनी होती है? विड्थ अराउंड 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है। क्लियर? उसके बाद The testis is covered by a dense covering. अब NCERT ने तो इतना लिख दिया कि testis is covered by a dense covering, लेकिन हमें इससे ज्यादा जानना है। ये जो dense covering है ना, इसी पर एम्स में क्वेश्चन आया था और ये बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि NCERT में तो सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि टेस्टिस जो है उसके आसपास डेंस कवरिंग होती है। अब ये डेंस कवरिंग किस चीज की होती है, क्या होती है, ये तो नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर हम लेकर के आएंगे नोट्स। ठीक है, क्या लेकर के आएंगे? नोट्स लेकर के आएंगे। तो एक बार टेस्टिस के बारे में नोट्स के साथ पढ़ते हैं, फिर हम ये डेंस कवरिंग के ऊपर आएंगे। ओके, सो ड्यूरिंग अर्ली फीटल लाइफ द टेस्टिस डेवलप इन द अब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, जब फीटस के फॉर्म में होता है मेल, ठीक है, जब फीटस के फॉर्म में होगा, जब वो मतलब एडल्ट नहीं है, फीटल लाइफ में जो टेस्टिस हैं वो अब्डोमिनल कैविटी में बनते हैं। किसके नीचे? जस्ट बिलो द किडनी। और उसके बाद जब मेल पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है बॉडी, देन उसके बाद वो क्या होते हैं? देन दे डिसेंड इनटू द स्क्रोटम। उसके बाद वो स्क्रोटम पे चले जाते हैं। देयर इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस दैट आर सस्पेंडेड इन द स्क्रोटम। देखो टेस्टिस का क्या होता है? पेयर होता है, यानी कि टेस्टिस नंबर में 2 होते हैं, जो स्पर्मेटिक कॉर्ड की मदद से स्क्रोटम में लटके हुए होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और स्पर्मेटिक कॉर्ड एक तरफ की राइट वाले साइड की थोड़ी सी छोटी होती है और लेफ्ट वाले साइज की थोड़ी सी बड़ी होती है। तो इसलिए क्या होता है कि ये वाली साइज थोड़ी सी हैंग होगी, ये वाली साइज थोड़ी सी ऊपर की तरफ होगी। ये वेरी कर सकता है, लेकिन लेवल जो है कभी भी बराबर नहीं होगा। उसके बाद दे आर सिचुएटेड विद इन द स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर होते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करता है टेस्टिस को। और एक और काम करता है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अराउंड 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है बॉडी टेम्परेचर से कम रखता है, ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है। ओके, अब एनसीईआरटी ने कहा था कि डेंस कवरिंग होती है। ये डेंस कवरिंग क्या होती है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहली टेस्टिस जो है वो 3 लेयर से कवर होता है। सबसे पहली लेयर है ट्यूनिका वेजिनलिस, दूसरी है ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया, तीसरी है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। आप लोगों को प्रॉब्लम दे रही हूं मैं, तकलीफ दे रही हूं, मुझे पता है, लेकिन आप लोगों को ये चीजें नोट डाउन करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। बाकी सब एनसीईआरटी में से है, लेकिन कुछ ऐसे पोर्शन हैं जो कि एनसीईआरटी से बाहर भी पूछे गए हैं, राइट? तो उनको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। तो टेस्टिस में 3 लेयर होती हैं। पहली वाली होती है ट्यूनिका वेजिनलिस, जो कि आउटर कवर होता है। इट इज द आउटर कवर विच इज लाइक अ फ्लैट सैक। कैसी होती है? ये फ्लैट होती है काफी, जिसका बहुत ही नैरो मतलब पतला सिलोमिक कैविटी होता है, जिसके अंदर सिलोमिक फ्लूइड भरा हुआ होता है। ओके, उसके बाद क्या है? उसके बाद है यहाँ पर ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया। इट इज द मिडल, ये बीच वाली लेयर होती है, बीच वाली डेंस कवरिंग होती है टेस्टिस की। द कवरिंग इज मेड अप ऑफ, ये किसकी बनी हुई होती है? फाइब्रस या फिर कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है, ये मिडल डेंस कवर होता है, ये फाइब्रस लेयर होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है किसके अंदर? टेस्टिस की डेंस कवरिंग के अंदर। उसके बाद आती है लास्ट ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये कैसी होती है? ये इनर लेयर होती है, सबसे अंदर वाली कवरिंग। ठीक है, जो किसकी बनी हुई है? इट इज मेड अप ऑफ डेलिकेट लूज कनेक्टिव टिश्यू विच लाइंस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इनर टू ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया। जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है ना,
मैंने अभी बताया था काफी सारे कंपार्टमेंट होते हैं, आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं उनको लाइनिंग कौन प्रेजेंट करती है, ये जो इनर वाली लेयर है, और वो क्या है, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ओके, अब यहाँ पर एक चीज है जो लिखी नहीं है लेकिन वो नोट करनी है। एक फाइब्रस कॉर्ड होती है जिसका नाम है ग्यूबरनेक्युलम। क्या नाम है, ग्यूबरनेक्युलम। ये क्या है, ये एक फाइब्रस कॉर्ड है। ये एक ऐसी फाइब्रस कॉर्ड होती है जो टेस्टिकल से जुड़ी हुई होती है और फाइनली स्क्रोटम की वॉल से इसको जुड़ने में हेल्प करती है। क्लियर है। उसके बाद एक और वर्ड है जो आपको लिखना है, ऑर्किडेक्टोमी। क्या है, ऑर्किडेक्टोमी। इस वर्ड का मतलब क्या है, ये देखिए, ऑर्किडेक्टोमी वो सर्जिकल प्रोसेस होती है जिसकी मदद से एक या दोनों टेस्टिकल्स को हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये दोनों आपको याद रहेंगे ना। ग्यूबरनेकुलम क्या है, ये एक फाइब्रस कॉर्ड है। क्या है, ये एक फाइब्रस कॉर्ड है जो कि टेस्टिकल से जुड़ी हुई होती है और फाइनली स्क्रोटम की वॉल से इनको जुड़ने में हेल्प करती है। किसको, टेस्टिस को जुड़ने में हेल्प करती है। उसके बाद ऑर्किडेक्टोमी क्या है, ये एक सर्जिकल प्रोसेस होता है जिसकी मदद से एक या दोनों टेस्टिकल्स को हम रिमूव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये आपको लेयरिंग वाला पोर्शन समझ में आ गया। उसके बाद लिखा हुआ है दैट ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब इसका मतलब क्या है, हम जानते हैं कि टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट हैं जिनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। नाउ व्हाट इज इनसाइड टेस्टिकुलर लोब्यूल। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आप अभी देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखिए, ये क्या है, ये आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल है। ये एक हो गया, ठीक है, ये दूसरा हो गया। इस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं। ऐसे कुछ 250 प्रेजेंट होते हैं एक टेस्टिस के अंदर। ओके, तो इनके अंदर क्या है, इनके अंदर ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, देखो ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपको दिखने को मिल रहा है। ये क्या है, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या होता है, तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होते हैं, चलो इनको आगे पढ़ना शुरू करते हैं। ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है ना, एक बार डायग्राम देख लें, मैं चाहती हूं आप एक बार डायग्राम पढ़ो। इसका देखो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ना एक ट्यूब के समान स्ट्रक्चर है, नाम से पता चल रहा है। सेमिनिफेरस का मतलब क्या है, सेमिनिफेरस का मतलब है सीमेन। क्या है, सीमेन। सीमेन मीन्स स्पर्म आ जाएगा। रियल में सीमेन का मतलब स्पर्म नहीं होता है, लेकिन जब हम ये सेमिनिफेरस वर्ड का मतलब निकालते हैं तो हमने अपने लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको आपको समझा रही हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो सेमिनिफेरस का मतलब आप ले सकते हो, सेमिनी मतलब सीमेन वर्ड याद कर लो और सीमेन से आपको स्पर्म वर्ड आ जाएगा याद। ठीक है ना, तो सीमेन मीन्स स्पर्म को प्रोड्यूस करने वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, स्पर्म को प्रोड्यूस करने वाला ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में किस फॉर्म में होती हैं, कॉइल्ड फॉर्म में। किस फॉर्म में, अगर ये इतना बड़ा एक ट्यूब है इस तरीके से, तो ये ज्यादा जगह घेरेगा। ठीक है, तो अगर ये ज्यादा जगह घेरेगा तो इसको कम जगह कैसे घिरवाएं, अगर इसको हम इस तरीके से दे दें, ये कॉइल्ड हो गया ना, आपस में इस तरीके से कॉइल्ड हो गया, तो कुछ उसी तरीके से ये प्रेजेंट होता है। ये एक लंबा सा ट्यूब होता है जो कि कॉइल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ओके, अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये एक नेट से जाकर के जुड़ते हैं। किससे जाकर के जुड़ते हैं, एक नेट से जाकर के जुड़ते हैं। देखो सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किससे जाकर के जुड़ रहे हैं, एक जाल के समान स्ट्रक्चर से जाकर के जुड़ रहे हैं। जूलॉजी में याद रखिएगा, जूलॉजी में नेट को यानी कि जाल को हम क्या कहते हैं, रेटिकुलम। क्या कहते हैं, रेटिक्यूलम। क्लियर है, और रेटिकुलम वर्ड का यूज करते हैं किस चीज के लिए, क्या रेटिकुलम वर्ड की शॉर्ट फॉर्म क्या है, रेटिकुलम वर्ड की शॉर्ट फॉर्म है रेटे। क्या है, रेटे। क्लियर है, सो कहां पर प्रेजेंट है, टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट है। और कैसा है, जाल के समान, नेट के समान स्ट्रक्चर है। तो नेट को जूलॉजी में क्या कहते हैं, रेटे कहते हैं। और किसके अंदर है, टेस्टिस के अंदर है, तो नाम क्या पड़ गया, रेटे टेस्टिस। क्या नाम पड़ गया, रेटे टेस्टिस। क्लियर है मेरी बात बिल्कुल। सो टेस्टिस के अंदर हमें एक नेट के समान स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसमें सारे के सारे टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो हैं वो आकर के खुलते हैं। तो उस नेट के समान स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि वो टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट है, नेट के समान है, तो इसका नाम हो जाएगा रेटे टेस्टिस।
ओके अब रेटेटेस्टिस ने सारे स्पर्म को रिसीव किया और आगे उसने दूसरी डक्ट को दिया। वो दूसरी डक्ट कौन सी है? वो दूसरी डक्ट है आपकी वास इफ्रेंशिया, जिसको यहां पर लिखा हुआ है डक्टिली इफ्रेंटस। इसका दूसरा नाम क्या है? वास इफ्रेंशिया। आपको अभी तक एक तरीके से कहां से स्पर्म बन रहा है और कहां पे ट्रांसफर हो रहा है समझ में आ रहा है ना? कहां पे बना स्पर्म? सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर। सो सेमिनिफेरस टिब्यूल को हम क्या कहते हैं? साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन की जगह। बनने के बाद उसने कहां भेजा? एक जाल जैसी जगह पे भेजा। जाल के समान स्ट्रक्चर है जिसको कहा है रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस ने उसको टेम्परेली स्टोर किया, ज्यादा टाइम स्टोर नहीं किया, उसने उसको आगे भेज दिया किसके पास? वास इफ्रेंशिया के पास। अब वास इफ्रेंशिया किससे जाकर के जुड़ी हुई है? एपिडाइडिमिस से जुड़ी हुई है। तो ये कहां जाएंगे स्पर्म? फिर एपिडाइडिमिस में जाएंगे। क्लियर है? इस एपिडाइडिमिस को आगे पढ़ते हैं हम। एक बार हम एनसीईआरटी को देख लेते हैं, ठीक है? सो ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल। हर एक लोब्यूल में 1 से लेकर 3 तक सेमिनिफेरस टिब्यूल पाए जाते हैं जो स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं। कितने लोब्यूल प्रेजेंट हैं? कितने लोब्यूल प्रेजेंट हैं? 250 कंपार्टमेंट। 250 कंपार्टमेंट मतलब 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल, और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से लेकर के 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल पाई जाती हैं। और ये सेमिनिफेरस टिब्यूल क्या करती हैं? ये स्पर्म को प्रोड्यूस करती हैं। सो सेमिनिफेरस टिब्यूल में हमें इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर फाइनली आपके क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं। ईच सेमिनिफेरस टिब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल। इसका मतलब क्या है कि सेमिनिफेरस टिब्यूल में 2 तरह की सेल होती हैं। एक होती है मेल जर्म सेल जिसको हम क्या कहते हैं? एक सेकेंड। एक होती है मेल जर्म सेल जिसको हम स्पर्माटोगोनिया कहते हैं, और दूसरी होती है सर्टोली सेल। क्लियर है? अब इसके बाद ये सब क्या होते हैं एक बार बाद में पढ़ेंगे, नोट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? सो ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया जो डिवाइड करती है मेजर पार्ट ऑफ द टेस्टिस को इनटू अबाउट कितने पार्ट में? 250 कंपार्टमेंट में। कंपार्टमेंट मतलब 250 कुछ खाने बोल सकते हो आप इसको। देखो ये होता है ना, एक खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना, इस तरीके से 250 कंपार्टमेंट होती हैं जिन्हें कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। समझ चुके हैं हम इसे। उसके बाद हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल जो है उसके पास 1 से लेकर के 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल होती हैं विच आर द साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, जहां पे क्या बनता है? स्पर्म बनता है। The lining of seminiferous tubule is formed of a single layer germinal epithelium। जो seminiferous tubule जहां पर sperm बन रहे हैं वो किससे लाइनिंग है? उसकी लाइनिंग किसकी बनी हुई है? सिंगल लेयर जर्मिनल एपिथेलियम। और ये एपिथेलियम के पास 2 तरह के सेल प्रेजेंट होते हैं। वो 2 तरह के सेल कौन से होते हैं? पहला है स्पर्माटोगोनिया जिसे हम कहते हैं मेल जर्म सेल, और दूसरा है सर्टोली सेल। क्लियर है? अब इन दोनों के बारे में पढ़ना बाकी है। सो गाइस यहां पर शुरुआत करें मेल जर्म सेल से। एनसीईआरटी बाद में देख लेंगे हम, राइट? चलो एनसीईआरटी पहले देख लेते हैं। मुझे पता है आप नहीं मानोगे, जब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ाऊंगी आप नहीं मानोगे, ठीक है? तो पहले एनसीईआरटी फिर नोट्स पे जाएंगे। मेल जर्म सेल का मतलब होता है ये वो सेल होती हैं जो मियोसिस में भाग लेती हैं और फाइनली स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। द मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन का मतलब है इसमें मियोसिस होगी और फाइनली इट विल लीड टू स्पर्म फॉर्मेशन। क्या करेंगी? स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगी। while Sertoli cell provide nourishment to the जर्म सेल, मेल जर्म सेल, जबकि जो सर्टोली सेल होती है वो मेल जर्म सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। मतलब जर्म सेल को मियोसिस के दौरान फूड की रिक्वायरमेंट होती है तो उस फूड की रिक्वायरमेंट को सर्टोली सेल पूरा करती है। कैसे करके? सर्टोली सेल के सर्टोली सेल के एक तरफ का केमिकल रिलीज होता है, ठीक है? सर्टोली सेल जो है ना, सर्टोली सेल, इनके अंदर एक तरीके का केमिकल रिलीज होता है जिस केमिकल को हम बोलते हैं इनहिबिन। क्या कहते हैं? इनहिबिन, ठीक है ना? ये जो केमिकल है यही क्या करता है? नरिशमेंट को प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करेगा नरिशमेंट? मेल जर्म सेल को। सो जो कंपार्टमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं उनमें से एक कंपार्टमेंट के अंदर 3 कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, मतलब सेमिनिफेरस टिब्यूल प्रेजेंट है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
ठीक है। सो द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेस। अगर ये एक कंपार्टमेंट है, एक कंपार्टमेंट को लेकर के चलते हैं, एक कंपार्टमेंट है, इसके अंदर ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और ये तीसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। क्लियर है? तीन कॉइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिन्हें हमने क्या कहा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहा। तो जाहिर सी बात है कि कंपार्टमेंट में इन कॉइल्ड स्ट्रक्चर के अलावा कुछ खाली जगह जरूर प्रेजेंट होगी। देखिए, आप देख सकते हैं कुछ खाली जगह ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है। ये जो खाली जगह दिख रही है आपको, ये जो खाली जगह दिख रही है, ये खाली जगह क्या है? ये खाली जगह को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं? इस खाली जगह को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। जो ये खाली जगह है मतलब दो ट्यूब्यूल के बीच में जो गैप प्रेजेंट है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्लियर है? समझ लीजिए, ये एक ट्यूब्यूल है, ये दूसरा ट्यूब्यूल है, ये तीसरा ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ना, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर। क्लियर? ये तीन है, तो इनके बीच में ये देखिए, यहां पर ये जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्लियर है मेरी बात? बिल्कुल। उसके बाद यहां पर इस स्पेस में कोई ना कोई सेल जरूर होंगी। अगर ये स्पेस खाली है तो ये ऐसे ही तो खाली होगा नहीं, यहां पर कुछ ना कुछ सेल प्रेजेंट होंगी और इन सेल को क्या हम, एक सेकेंड, इन सेल को क्या हम इंटरस्टिशियल सेल कह सकते हैं? क्या हम इनको इंटरस्टिशियल सेल्स कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर प्रेजेंट है। और इन्हीं इंटरस्टिशियल सेल को हम एक और नाम से बोलते हैं, जो क्या है, लेडिग सेल। ठीक है ना? जो सेल इस इंटरस्टिशियल स्पेस में दिखाई पड़ती हैं हमें, मतलब उनमें हमें इंटरस्टिशियल सेल देखने को मिलते हैं, इन्हीं सेल को हम क्या बोलते हैं, लेडिग सेल। और ये लेडिग सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज यही वो सेल हैं जो मेल हार्मोन को रिलीज करेंगे। क्लियर है? तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हो कि जो लेडिग सेल हैं वो कभी भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये हमेशा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर, यानी कि उन दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो जगह होती है उनमें आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? अब हम यहां पर बनाते हैं एक फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट से पहले एक बार देख लेते हैं। इट कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल एंड इंटरस्टिशियल सेल, जिसको हम कहते हैं लेडिग सेल। लेडिग सेल क्या करते हैं? दे सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन। कहा था ना आपसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज ये वो सेल होते हैं जो मेल हार्मोन को रिलीज करेंगे। और वो मेल हार्मोन कौन सा है? एंड्रोजन। ठीक है, और टू बी प्रिसाइज इट इज टेस्टोस्टेरोन। क्लियर है? उसके बाद दूसरी चीज बाद में देखेंगे, इम्यूनोलॉजिकल वाली चीजें बाद में देखेंगे। पहले हम बनाएंगे यहां पर एक फ्लो चार्ट, और उस फ्लो चार्ट में क्या लिखेंगे कि सबसे पहले आप देखिए, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सबसे बेस पे मिलेगी आपको स्पर्माटोगोनिया। स्पर्माटोगोनिया ये क्या है? जल्दी से बताइए मुझे, जल्दी से बताइए क्या है ये? इट इज मेल जर्म सेल। क्या है ये? मेल जर्म सेल। ये क्या करेगी? इसके अंदर होगा माइटोसिस। क्या होगा? माइटोसिस होगा। और इसके माइटोसिस होने की वजह से क्या बनेंगे प्राइमरी, बना लीजिए अपनी नोटबुक में, बना लीजिए अभी के अभी, प्राइमरी स्पर्माटोसाइट। क्या बनेगा? प्राइमरी स्पर्माटोसाइट। और इस प्राइमरी स्पर्माटोसाइट के अंदर होगा मियोसिस 1। क्या होगा? मियोसिस 1। और इसकी वजह से बनेगा सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट। क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट। क्लियर है? उसके बाद क्या होगा? वापस से मियोसिस होगा, लेकिन इस बार जो मियोसिस होगा वो मियोसिस सेकेंड होगा। क्लियर? और इसके मियोसिस सेकेंड होने की वजह से यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ बन जाएंगे स्पर्माटिड। क्या बन गए? स्पर्माटिड। सो फाइनली क्या हो गया? यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर? तो मेल जर्म सेल ने किस तरीके से बनाए स्पर्म? कुछ इस प्रोसेस को फॉलो करके। और ये नीट के अंदर इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, ये आप गारंटी ले सकते हो मुझसे, तो प्लीज आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। ओके, चलिए वापस से चलते हैं अपनी एनसीईआरटी के ऊपर। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर का जो रीजन होता है उसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। और इसमें कुछ स्मॉल ब्लड वेसल होती हैं। इसमें क्या होती हैं? ब्लड वेसल के साथ साथ इंटरस्टिशियल सेल भी होती हैं, जिन्हें हम लेडिग सेल कहते हैं।
राइट। लेडिक सेल मेल हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं, वो क्या है? इट इज एंड्रोजन। वो क्या है? इरेज कर दे सबको ताकि आपको समझ आ सके, इट इज एंड्रोजन। क्लियर है। उसके बाद इसके अलावा इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल भी प्रेजेंट होते हैं। लेडिक सेल के अलावा और क्या प्रेजेंट है? इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल। ये क्या करते हैं? इनका क्या काम है? ये क्यों प्रेजेंट है? ये यहाँ पर पाई जाती हैं जो कि टेस्टिस को इन्फेक्शन से सेव करती हैं। क्लियर है। एक बार रिवीजन कर लें कि टेस्टिस में क्या होता है। टेस्टिस में स्पर्म जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनते हैं। स्पर्म को स्पर्माटोगोनिया सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं। लिख लेते हैं एक बार ताकि आप लोगों को याद रहे। स्पर्म कहां बन रहा था? स्पर्म की लोकेशन कहां है? लोकेशन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, क्योंकि वो बन वहां रहा है। क्लियर है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। बना कौन रहा है स्पर्म को? स्पर्म को बना रहा है मेल जर्म सेल, जिसका नाम है स्पर्माटोगोनिया। ये चीजें बिल्कुल आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए। राइट। अब इस मेल जर्म सेल को स्पर्माटोगोनिया सेल को स्पर्म बनाने के लिए कुछ न्यूट्रिशन की जरूरत होगी, और वो न्यूट्रिशन कौन देगा? सर्टोली सेल। क्लियर है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करती है? सर्टोली सेल उनकी हेल्प कर रही है बाय प्रोवाइडिंग नरिशमेंट। और एक और सेल हमने यहाँ पर पढ़ी, वो है लेडिक सेल। ये लेडिक सेल क्या कर रही थी? लेडिक सेल जो मेल हार्मोन है उसको रिलीज कर रही है। क्लियर है मेरी बात बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है आगे। ये हम पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें। चलो यहाँ पर एक बार वापस से नोट्स के वाइज हम रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि काफी चीजें हैं जो नोट्स में लिखी हैं लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है इसलिए उन्हें पढ़ना जरूरी है। सो मेल जर्म सेल के बारे में एक बार पढ़ते हैं। मेल जर्म सेल जिसका नाम है स्पर्माटोगोनिया, दीज आर द क्यूबॉइडल सेल। ये कैसे सेल होते हैं? क्यूबॉइडल सेल होते हैं। ये क्या करते हैं? दे ग्रो इनटू प्राइमरी स्पर्माटोसाइट। अब हम जानते हैं कि ये प्राइमरी स्पर्माटोसाइट में कैसे कन्वर्ट होते हैं। देखिए मेल जर्म सेल, इनके अंदर होगा माइटोसिस और ये बनाएंगे प्राइमरी स्पर्माटोसाइट। क्लियर। उसके बाद क्या होगा? विच अंडरगो मियोसिस। फिर प्राइमरी स्पर्माटोसाइट में क्या होती है? मियोसिस होती है। मियोसिस 1 कहलाएगी ये। ठीक है। क्या बनाती है वो? हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट बनाती है। उसके बाद यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट बन गया। उसके बाद यहाँ पर वापस से मियोसिस सेकेंड होगी और क्या बनाएगा? ये बनाएगा स्पर्मेटिड। वही लिखा हुआ है। देन स्पर्मेटिड फॉर्म्स, जो कि बाद में आगे जाके कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्माटोजोआ यानी कि स्पर्म में। उसके बाद जो स्पर्माटोजेनेसिस है वो क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटोजोआ, यानी कि स्पर्म के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पर्माटोजेनेसिस कहते हैं। और स्पर्म किससे बनती है? स्पर्माटोजेनिक सेल से बनती है। और वो कौन से सेल है? मेल जर्म सेल। दस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर द साइट ऑफ स्पर्माटोजेनेसिस। स्पर्माटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म जहां पर बन रहे हैं वो कौन सी जगह है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। स्पर्म जो बन रहे हैं उनके बनने के प्रोसेस को क्या कहा गया है? स्पर्माटोजेनेसिस। स्पर्माटो मतलब स्पर्म बनना, जेनेसिस मतलब बनना। स्पर्म मतलब स्पर्म होगा, जेनेसिस मतलब बनना। तो स्पर्म के बनने के प्रोसेस को कहते हैं स्पर्माटोजेनेसिस। उसके बाद आते हैं सर्टोली सेल। मैंने आपको पहले भी कहा था कि सर्टोली सेल कुछ सिक्रीशन प्रोवाइड करती हैं। उनके अंदर कुछ सिक्रीशन निकलता है जिसे हम कहते हैं इनिबिन, जो क्या करता है? जो एफएसएच के सिंथेसिस को, एफएसएच जो हार्मोन है, ठीक है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, उसके बनने को सप्रेस कर देता है। क्लियर। और उसके बाद दे ऑल्सो सिक्रीट स्पर्माटोजेनेटिक सब्सटेंस। कुछ स्पर्माटोजेनेटिक सब्सटेंस को भी प्रोड्यूस करता है जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर द नरिशमेंट ऑफ मेल जर्म सेल। ठीक है। तो मेन काम क्या है इसका? मेन तो यही काम है, एक तो इनिबिन वाला पोर्शन और एक है कि ये नरिशमेंट देता है मेल जर्म सेल को। और इसीलिए क्योंकि ये देखो खाना दे रहा है, नरिशमेंट दे रहा है, सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इट इज ऑल्सो नोन एज नर्स सेल। क्या नाम है इसका? देयरफॉर दे आर ऑल्सो नोन एज नर्स सेल। उसके बाद जो रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेस। ये आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है जिसके अंदर तीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इस तरीके से नहीं होते प्रेजेंट, कॉइल फॉर्म में होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है। तो उसके बाद ये जो जगह बच गई, इस जगह को बोलते हैं, खाली जगह को, इंटरस्टिशियल स्पेस।
और इसी खाली जगह में कुछ हमें सेल्स देखने को मिलती हैं। इसके अंदर नहीं होगी, बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं होगी, इसके अंदर नहीं होगी, सिर्फ इस खाली जगह में होगी और उस सेल को बोलते हैं लेडिग सेल। ठीक है, लेडिग सेल का एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल। ओके, सो लेडिग सेल जो है दे आर द इंटरस्टिशियल सेल, जो क्या बनाती हैं, जो मेल हार्मोन को रिलीज करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, और वो मेल हार्मोन है यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन है, लेकिन अगर एग्जाम्पल दें तो एग्जाम्पल में आएगा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो ये ना ही सिर्फ बनाती हैं, दे नॉट ओनली प्रोड्यूस एंड मेंटेन मेल कैरेक्टरिस्टिक, सिर्फ मेल कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन नहीं करती, प्रोड्यूस नहीं करती, बल्कि इनका और भी काम है, विच मीन दे स्टिमुलेट जर्मिनल एपिथेलियम टू अंडरगो स्पर्मेटोजेनेसिस। ये क्या करती हैं, ये जर्मिनल एपिथेलियम को स्टिमुलेट करती हैं, एक्टिवेट करती हैं, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके, स्पर्म का फॉर्मेशन का प्रोसेस हो सके अच्छे से। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलो देख लेते हैं हमने सब कुछ पढ़ लिया, नहीं पढ़ लिया है, कोई चीज रह तो नहीं गई है, राइट। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, मेल जर्म सेल वगैरह। ओके, उसके बाद क्या है, ये डायग्राम हम ऑलरेडी देख चुके हैं या नहीं देखा है हमने, चलो नहीं देखा है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम है, जिसके अंदर आप देख रहे हो इंटरस्टिशियल सेल हैं, जो कहाँ प्रेजेंट है, देखो इंटरस्टिशियल सेल इस स्पेस में प्रेजेंट है। कलर चेंज करें, एक सेकेंड, हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, और ये आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं। तो आप देख सकते हो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर की जगह में प्रेजेंट हैं, और इसी बाहर की जगह को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्लियर है, और इसके अंदर जो सेल प्रेजेंट होती है उन्हें कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल, और इंटरस्टिशियल सेल का ही एक और नाम होता है लेडिग सेल। क्लियर है। उसके बाद आपको यहाँ मेल जर्म सेल देखने को मिलेंगी जो कि स्पर्मेटोगोनिया है, और यही उसके बाद क्या बनते हैं, स्पर्म बन जाते हैं, जिसको स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। तो क्या हुआ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज द साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। इसके बाद बनने के बाद कहाँ जाएंगे, इसके बाद सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किससे कनेक्ट होते हैं, याद करिए, यहाँ पर जो है आपके बन चुके हैं स्पर्म, अब वो कहाँ आगे ट्रांसफर होंगे, रेटे टेस्टिस में, क्योंकि सारे के सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक जाल से जाकर के जुड़ते हैं जिसका नाम है रेटे टेस्टिस। और आपको पहले ही समझा चुकी हूं कि रेटे टेस्टिस नाम इसका क्यों पड़ा, राइट। सो गाइज आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मेल एक्सेसरी डक्ट, मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड पेनिस यूरेथ्रा, इन सब के बारे में। सो आई होप आपको समझ में आई हो चीजें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।